नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस वक्त तो हम कालीमठ घाटी में मौजूद हैं और जैसे केदारनाथ का उपचुनाव लगातार अपने चरम पर चल रहा है, दोनों राष्ट्रीय दल एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। तमाम दिग्गज नेता क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे इतर जो हम क्षेत्र में देख रहे हैं, आज भी लोग बुनियादी मुद्दों के लिए, बुनियादी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुलदीप जी। केदारखंड एक्सप्रेस का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में और केदारनाथ उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूं। सर, केदार घाटी का भ्रमण कर रहे हैं, जैसा आज कालीमठ घाटी में आप पहुंचे हुए हैं। कालीमठ प्रवेश द्वार से ही जिस सड़क में हम यहां तक पहुंचते हैं, उस मार्ग की किस तरह से खस्ता हाल स्थिति है। मूलभूत सुविधाएं तीर्थों को प्रमोट करने के लिए चाहे भाजपा सरकार हो, कांग्रेस हो, बड़ी दुआही देती है, लेकिन तीर्थों के जिस तरीके से हाल है और देश दुनिया के जो श्रद्धालु यहां तक पहुंचे, उनकी पहुंच कैसे आसान बनेगी इस तरह? देखिए, राज्य निर्माण की मूल अवधारणा और विकास, रोजगार, पलायन से मुक्ति, बुनियादी समस्याओं का निराकरण और जो बुनियादी सवाल हैं, जो हमारी शिक्षा है, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे मार्ग हैं, उसको लेकर और रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर राज्य निर्माण में हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने अनवरत इस संघर्ष में अपने को झोंक दिया। राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ, लेकिन आज भी अनसुलझे सवाल हैं। आज भी पर्वतीय क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और मैं भी आज 3 दिन से यहाँ भ्रमण पर हूँ। इस घाटी में केदारनाथ की जहाँ पर बाबा केदार, उनकी पवित्र धरती में मुझे आने का अवसर मिला है। बुनियादी सुविधाएं नगण्य हैं, सड़कों की खस्ता हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं, अस्पताल नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, रोजगार नहीं है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, आपदा से उससे अछूता नहीं है। इस वर्ष जिस तरह से वर्तमान सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा में जिस तरह से उन्होंने यात्रियों को यात्रा करने से रोका गया, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन की बात कहते रहे, यात्री ऋषिकेश के इर्द गिर्द फंसे रहे और यात्रा प्रभावित हुई। उसका खामियाजा यहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं, जो होटलियर्स हैं, जो कारोबारी हैं, जो छोटे काम करते हैं, डंडी कंडी से लेकर नींबू पानी बेचते हैं, चाय के खोखे लगाते हैं और तीर्थ जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वो सब प्रभावित हुए हैं। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, उनके रोटी छीनने का भी हक नहीं है और कर्ज में डूबा हुआ उत्तराखंड और केदारनाथ घाटी पूरी तरह से बर्बाद के कगार पर है। लेकिन सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार का ध्यान यहाँ नहीं है और दूसरी तरफ जो यहाँ के बुनियादी सवाल हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है सरकार का। आज भी चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का विधानसभा का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत की सरकार इस राज्य में स्थापित हुई है, लेकिन जो वायदे किए थे, जो घोषणाएं की थी, जो जनता को सब्ज बाग दिखाए थे, जनता ने विश्वास किया, भरोसा किया, आज वो सपने टूट चुके हैं, धूल धूसरित हो चुके हैं
और हर तरह से सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है, जन समस्याएं मुबाए खड़ी हैं और पलायन हो रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। इसकी वानगी मैं देख रहा हूँ आज इस वर्ष की जो तीर्थ यात्रा में जिससे पूरी तरह फेलियर हो चुकी है गवर्नमेंट। तो तमाम मुद्दे हैं, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और यहाँ केदारनाथ घाटी भी उससे अछूती नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैंने देखा, मैं यहाँ सोनप्रयाग में जब आया था, गौरीकुंड से सोनप्रयाग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। मैं उस दिन मौजूद था जिस रात ये भयानक घटना हुई। उसकी प्रातः में 11 बजे मैं सोनप्रयाग में देखा, मैंने लाशों को बहते देखा, खच्चरों को बहते देखा। सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन हो चुकी है। तमाम मुद्दे हैं, पलायन हो रहा है और लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के महिलाओं के साथ जिस तरह दुराचार हुआ है, जिस तरह से अपहरण, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं और वो लोग कौन लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं? वो भाजपा के तथाकथित नेता हैं, राज्य मंत्री हैं। सरकार ने उनको पूरा संरक्षण दे रखा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से चाहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, वहाँ पर जिस तरह से घोटाले हुए हैं, नकल माफियाओं ने पूरा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को अपने घेरे में ले लिया है। और जब ये बातें खुली तो कौन लोग थे? वो सरकार के चहेते लोग थे। रोजगार किससे मिला? मेहनतकश नौजवानों को रोजगार नहीं मिला रोजगार जो धनाढ़ी थे, जो सरकार के करीबी लोग परिवार के लोग थे, उनको रोजगार मिला। लोकसेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, वहाँ पर पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये सवाल आप भी अनसुलझे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है, बचना चाहती है। जाति, धर्म के, मजहब की राजनीति आखिर इस प्रदेश को कहाँ ले जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल आज ये है कि नौजवान चाहते हैं कि हमारे हाथों को काम मिले, हमें रोजगार मिले, पलायन रुके, महंगाई पर नियंत्रण हो। कानून व्यवस्था जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं, भाजपा मौन क्यों है, खामोश क्यों है? भाजपा के संगठन क्यों खामोश रहा है? अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, कई दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है और सरकार उनको संरक्षण देती है। ये विडंबना है इस प्रदेश में, जो सनातन धर्म की बात करती है, जो धर्म की बात करती है। लेकिन धरातल में इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसलिए आज बदलाव चाहती है। मैंने देखा जहाँ भी मैं गया हूँ, ये बदलाव का संकेत यहाँ की जनता, महान जनता दे रही है। देख लिया है भाजपा को, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे साथ छल किया है और हमारे सपनों को चकनाचूर किया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अगर सरकार की नीयत साफ होती तो निश्चित रूप से यहाँ के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका होती। विकास का नज़रिया नहीं है, विकास का दृष्टिकोण नहीं है, विकासपरक सोच नहीं है। मुद्दे होते हैं हर वर्ष इनके चुनाव में, हर चुनाव में इनके मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं होती। विकास का नारा जरूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से नारा दिखाई देता है, जो नारा बिल्कुल खोखला है। तो इन मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं। हमारे प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, जो बहुत ईमानदार हैं। उनके पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं और योग्य हैं, बौद्धिक क्षमता है। उन्होंने आज जो आग लगी हुई है सशक्त भू कानून के लिए, जनमानस सैलाब उमड़ रहा है। ऋषिकेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। मूल निवास की परिभाषा क्या है? सरकार बचना चाहती है और इसी मुद्दे को, सशक्त भू कानून को लेकर पिछले सदन में जब तत्कालीन विधायक थे, वर्तमान हमारे उम्मीदवार हैं मनोज राव जी ने प्रखरता के साथ इस मुद्दे को सदन में उठाया था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आज सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। आज मूल निवास पर सरकार को बोलना होगा। यहाँ की ज़मीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई हैं। यहाँ के ज़मीनों को मिली भगत से बांट दिया गया है। वो लोग कौन है? वो चेहरे कौन हैं? बाहर के लोग आके यहाँ पर ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमणकारी इनकी परिभाषा में वो लोग हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार की, भाजपा की सरकार में अतिक्रमणकारी की परिभाषा में वो लोग आते हैं जो 50 साल से निवास कर रहे हैं, सरकारी पट्टे मिले हुए हैं और उनको, उनके पट्टों, उनके ज़मीनों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बेच दिया है। ये मैं
मैं कोई झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है, दर्दनाक सत्य है ये। लेकिन सरकार अहंकार में डूबी हुई है। सरकार ने इस घाटी के जो बुनियादी सवाल है, कल हमारा राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 24 साल इस राज्य को हो गए हैं, करीबन 2.5 दशक का ये राज्य हो गया है, अपने यौवन अवस्था में। आपने जो तमाम चीज़ें बोली हैं वो उस अवधारणा के सवाल है जब राज्य की कल्पना की थी, लेकिन सरकार तो आपकी भी रही है, आप भी सरकार में रहे हैं, फिर भी आज हाशिए पे क्यों है, वही सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हमारी भी सरकारें रही हैं, लेकिन हमारी सरकारों के कार्यकाल का भी मूल्यांकन होना चाहिए। हमने बुनियादी सवालों को हल भी किया है, हमने सड़कों का निर्माण किया है, हमने सड़कों का जाल बुना है, हमने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की कोशिश की है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल खोले, इंटर कॉलेज खोले, पाठशालाएँ खोली। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने खोले, आज यह कह रहे हैं कि वहाँ पर छात्र नहीं है। कौशल विकास का एक नारा दिया है, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कहा है। भारत सरकार ने करोड़ों रुपया लुटा दिया है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज बंद कर रहे हैं और कौशल विकास के नाम पर कह रहे हैं कि भाई हम इनको रोजगार देंगे, 4 महीने की ट्रेनिंग और रोजगार, ऐसा संभव है? हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले थे आज वो बंद हो चुके हैं। कह रहे हैं साहब यहाँ पर हमारे पास ट्रेड नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्टर नहीं है। अरे भाई, ट्रेड आप लाइए, जो आज के युग के आज की ज़रूरतें हैं, जो जिस ट्रेड की आवश्यकता है उसके अनुरूप आप ट्रेड खोलें, कौशल विकास के नाम पर उनको ट्रेनिंग दें, उसके बाद वहाँ प्रवेश दें। लेकिन नहीं, सरकार की नीयत में खोट है। चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान बाहर जाके रोजगार करें, रोजगार विहीन हमारी नीति है भाजपा की। तो मेरा मानना है कि हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस दौर का और इस दौर का आप मूल्यांकन करके बड़ा फर्क दिखाई देगा। हमने हमारी नीयत साफ दी। श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 2002 में जब हमारी सरकार प्रथम निर्वाचित सरकार थी, उस दौर में नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमने शुटकुल की स्थापना की, हैदराबाद में शुटकुल की स्थापना की, हमने सलाकुई में हमने शुटकुल की स्थापना की, हमने स्थापना की शुटकुल की पन्नगर में की, हमने काशीपुर में शुटकुल की स्थापना की। हजारों नौजवानों के हाथों को काम मिला। आज उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योगपति यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर बीट की बात कर रहे हैं, ये विदेशों में जाकर करोड़ों करोड़ रुपया उद्योगपतियों को यहाँ उत्तराखंड में न्योता दे के आ रहे हैं। हमने कई MOU साइन किए हैं, कह रहे हैं, हमने कई अनुबंध किए हैं, कह रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके दौर में भी इस तरह के MOU साइन हुए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में भी कई अनुबंध हुए हैं, लेकिन धरातल में कोई आज यहाँ को उद्योग लग पाया है? हाँ, इतना जरूर है कि उद्योगपति यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कई पन्नगर में कई यूनिट यहाँ से जा चुकी हैं। यहाँ पर माहौल नहीं है, उद्योग लगाने का माहौल नहीं है, और उद्योगपति भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार के सामने यहाँ आना नहीं चाहते हैं। तो हमने तो शुरुआत की। जल जंगल जमीन की बात आपने कही है कि जब विधायक मनोज रावत थे तो उन्होंने सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों जल्द जो मूल निवास भू कानून था इसको लागू नहीं किया? देखिए, मैं मानता हूँ कि हम इस बात को कह रहे हैं कि हमने उस वक्त भी श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने क्या, हमने उस वक्त जमीन 250 वर्ग मीटर की हमने बात कही, और जब श्रद्धेय भुवनचंद्र खंडूरी जी बने उन्होंने 500 में ले आए। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी बने, ये आकार बढ़ता गया। तो फर्क है। हम मानते हैं कि अगर हमने गलतियां की, हमें उसकी सजा दी है, लेकिन इन्होंने गलती पर गलती करेंगे और जनता इनको माफ करेगी, ये गलतफहमी में है। जनता जवाब देगी, माकूल जवाब देगी, वक्त आने पर इसी चुनाव में जवाब देगी, और 2027 में भी इनको जवाब देगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वातावरण कह रहा है, ये माहौल दिख रहा है। भाजपा में आज सर सुबह से भ्रमण कर रहा हूँ कालीमठ घाटी में, एक सामने विद्यालय जूनियर हाई स्कूल दिख रहा है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने इसके उच्चीकरण की, इंटर कॉलेज के उच्चीकरण में घोषणा की थी। उसके बाद धामी साहब आए गए, उन्होंने 2 बार घोषणा कर दिया। आजकल जो 600 करोड़ के रुपए की घोषणा है उसमें भी इसका जिक्र है, लेकिन ये आज तक उच्चीकृत नहीं हो पर यहाँ के बच्चे 5 किलोमीटर दूर जाते हैं पैदल। देखिए हमारे चाहे माननीय नारायण दत्त की सरकार हो
हमने नए विद्यालयों की स्थापना की, हमने हाई स्कूल को अपग्रेड किया, हमने जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड किया, हमने प्राथमिक विद्यालयों को का उच्चीकरण किया। ये फहरिस्त बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 7.5 साल पहले के 5 वर्ष के कार्यकाल 2017 और 2022 5 साल और ये 2.5 वर्ष का कार्यकाल, एक भी जूनियर हाई स्कूल का प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण हुआ हो, जूनियर हाई स्कूल का को अपग्रेड किया हो, इंटर कॉलेज के कहीं उन्होंने आधारशिला रखी हो, कोई बुनियाद रखी हो, ये बताएं। कोई बताएं इन्होंने कोई स्कूल खोला है, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज चोपता में एकमात्र पूरे क्षेत्र में, तल्ला नागपुर में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने शासनादेश जारी किया, उसमें काम भी शुरू हुआ, पैसा भी रिलीज हुआ, आज वह अधर में लटका है। अब आजकल जनता को फिर गुमराह करने के लिए वो इस जब चुनाव आचार संहिता आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, वो हमारे वन विभाग के डीएफओ वहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़े हुए लोग उसका निरीक्षण करने आए हैं, फिर जनता को बरगलाना चाहते हैं। और जनता क्या वो है ना समझ है, जनता सब समझ रही है इनके नौटंकी को, इनको फिर ये झूठे वायदे कर रहे हैं, कई घोषणा हुई हैं, लेकिन घोषणाएं होती हैं इनकी सरकार में धरातल पर उतरती नहीं है। सर, पहाड़ में एक सबसे बड़ी समस्या पलायन की रही है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कल राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर को, और क्योंकि कल्पनाओं का राज्य था, हमने सोचा था कि अपना पर्वतीय राज्य मिलेगा तो हमारे अपने हक हकूक जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार होगा, हमारे पहाड़ में हमारी ज़रूरत की नीतियां बनेंगी। लेकिन पहाड़ का तो कुछ काम पहाड़ के आए नहीं। हमारे लोग चोपता, दुगलबेटा, अन्य जगहों पर जो रोज़गार भी करते हैं उनको अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। हमारे बुरांस और अन्य तमाम जो सीजनी फल हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। हर साल माल्टे का कौड़ियों के दाम वो बिचौलिया ले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो हमारी संसाधनों पर हमारा हक होना चाहिए था वो पूंजीपति ले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, हर वर्ष बड़े तामझाम के साथ हम राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। पूरे प्रदेश में आयोजन होते हैं। प्रदेश सरकार करोड़ रुपया खर्च भी करती है, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है वो आज भी अधूरे हैं। इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है, संकोच नहीं है। यहाँ आपने कहा कि यहाँ के जो फल हैं, यहाँ के जो वनस्पतियाँ हैं, उनका क्या इस्तेमाल हुआ है। हरीश रावत जी की सरकार ने इस दिशा में पहल की। उन्होंने यहाँ के जो माल्टा है, जो यहाँ के खुदा झंगुरा है, मडुआ है, इनको एक बाजार दिया, यहाँ की महिलाओं को रोजगार दिया, हमारी बहनों को समूह के आधार पर उनकी मदद की, इमदाद की। लेकिन इन्होंने क्या किया है आपको मालूम है कि इंदिरा अम्मा बंद कर दिया गया। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि मेट्रो ट्रेन देहरादून में पिछले वर्षों से लोगों को हर चुनाव में वादा कर रहे थे कि हम मेट्रो ट्रेन देहरादून में लाएंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन तो आई नहीं। मेट्रो के नाम से एक नया ब्रांड, शराब का नया ब्रांड पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें यहाँ के फल, पहाड़ के फल, पहाड़ की वनस्पति, ये शराब बन रही है। और इस क्षेत्र में लोगों को एक नए ब्रांड हम पेश करने जा रहे हैं। ये भाजपा का चेहरा है। और हम पर दवाई नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पतालों में उपकरण नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। इससे सरकार आंख मूंदे बैठी है। तो वो इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सर, एक सवाल यह है कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई भी मनोज रावत को जिताएंगे तो सरकार पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मनोज रावत फिर कहेंगे कि भाई मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस क्यों चाहते हैं आप कि अगर जीतेंगे तो हम बड़ा बदलाव करेंगे? देखिए, हमने लड़ाई लड़ी है। हमने इस सरकार को 1 वर्ष का कार्यकाल
में हमने सरकार को कहीं घेरने की कोशिश नहीं की है। किसी भी सरकार को समय देना चाहिए और हमने समय दिया 1 वर्ष, लेकिन जिस तरह से सरकार की गति, इनकी नीयत और जिस तरह से इस सरकार भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है, ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं, तुगलकी फरमान। यहाँ के, मैंने कहा ना, यहाँ के जलों को, जंगल को, ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और उसी को लेकर हम लगातार सरकार को हमने सदन में भी घेरा है, सड़कों पर हमने लड़ाई लड़ी है। हमारा धर्म है और मैं जानता हूं कि इस चुनाव में आपने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से इनका अहंकार को तोड़ेगा। जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, जिस तरह जरूरी नीतियाँ जनता पर थोप रहे हैं, उससे हम मजबूती के साथ यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के अनसुलझे सवाल हैं, उसको मैं जानता हूँ कि मनोज रावत बखूबी उठा सकते हैं और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ के जो सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, जो वैकल्पिक मार्ग रोजी रोटी का जरिया होगा, जो यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं, उसको मिलकर लड़ेंगे। सरकार को बेबस करेंगे कि भाई इस काम को आपको करना होगा। हम लड़ाई भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने जो सर नारा दिया था, अयोध्या, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ फतेह करेंगे, पूरी तरह आश्वस्त हैं क्षेत्र में जाके कि ये संभव हो रहा है? देखिए, मैं हृदय से आभारी हूँ। शब्द नहीं है कि बद्रीनाथ की महान जनता का, कि उन्होंने बद्रीनाथ उपचुनाव में, और मंगलौर की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया और भाजपा को परास्त किया। धन, बल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने के बावजूद भी हम चुनाव जीते हैं। हम चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन अहंकार नहीं। हम विनम्रता के साथ वहाँ की जनता का अभिवादन भी करते हैं और मुझे विश्वास है कि उसी तर्ज पर, जिस तरह से बाबा केदारनाथ की इस धरती पर, बाबा केदारनाथ हम सब के हैं, हमारे प्रतीक हैं, हमारे प्रतिबिंब हैं, हमारे आस्था विश्वास के देवता हैं। उनको भी जो 228 किलो सोना था वो कहाँ गया? मात्र 28 किलो स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा आरोप कह रहे थे, आरोप नहीं था, सच्चाई थी, और वो सोना इन्हीं के हाथों में है आज भी। और दूसरी तरफ बुराड़ी अब सबकी जुबान पर है। कितना दुस्साहस है कि यहाँ की शिला को लेकर नए केदारनाथ धाम की स्थापना, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करने के लिए सब लोग साथ, दल बल के साथ जाते हैं। और जब दबाव होता है, कांग्रेस का दबाव होता है, तीर्थ पुरोहितों का दबाव होता है, केदारनाथ की महान जनता सड़कों पर उतरती है, तो अपने कदम पीछे खींचते हैं। तो मेरा मानना है कि ये तब सब कुछ बाबा केदारनाथ निश्चित रूप से इनके दम्भ को, इनके अहंकार को तोड़ेगा। और यहाँ भी हमें पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि अयोध्या और बद्रीनाथ, मंगलौर के बाद ये जीत भी हमारी यहाँ सुनिश्चित होगी। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से कर रहे हैं। हालांकि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है ये भविष्य के घर में है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर।